हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हिमेंद्र सिंह स्वागत करता हूं साइंस साथी के एक और वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की। और आज हम केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो जिसके आने के चांसेस बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हाई हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो कि सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे है वो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। आपका फिजिकल केमिस्ट्री इन 3 वीडियो से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। फर्स्ट सेक्शन इज मल्टीपल चॉइस, जहां पे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आंसर एक ऑप्शन है आपका जिसमें आपको बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय, इनमें से कौन सा ऑप्शन? रेट कांस्टेंट कब इंक्रीज होता है? डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हमें ध्यान हो तो रेट कांस्टेंट की हमारे पास इक्वेशन है K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। दिस इज द इक्वेशन टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब अगर मैं टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, नॉर्मल रेट कांस्टेंट जो होता है हम कंसंट्रेशन से निकालते हैं, लेकिन अब टेम्परेचर का रिलेशन पूछा गया है यहाँ पे, तो वी नीड टू, क्योंकि यहाँ पे ये टेम्परेचर मैक्सिमम है आपका हर जगह पे, तो आप टेम्परेचर से इसका रिलेशन एक बार चेक कर सकते हैं। तो उसमें क्या आएगा आपका, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो दिस होल वैल्यू विल बिकम स्मॉल। डिनोमिनेटर बड़ा हो तो पूरे की पूरी वैल्यू छोटी हो जाती है। तो दिस इज लेस नेगेटिव, कम नेगेटिव हो जाएगी। तो जिसके कारण क्या होगा, आपका अप्रोक्सीमेटली रेट कांस्टेंट डबल्स एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या बनता है आपका, द रेट कांस्टेंट विल इंक्रीज विद द टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर? बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अरहीनियस इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इज करेक्ट फॉर ए रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2? सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इट्स यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज लीटर पर मोल पर सेकेंड। वी हैव टू चेक दैट। इट्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का मतलब ही हुआ R इज इक्वल टू के। अगर दो रिएक्टेंट है तो उनकी इंडिविजुअल पावर 1, दोनों की पावर 1 है, तभी वो एड ऑन होके 2 बना है। और इट कैन बी आइदर, किसी की भी अपनी इंडिविजुअल पावर 2 हो सकती है, या इसकी और इसकी। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन रॉन्ग। इट्स हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। देन इट्स यूनिट ऑफ रेट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अब इन दो ऑप्शन में से हमें कोई एक चीज देखनी है कि कौन सा वाला करेक्ट है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है जिसको अगर आप याद कर लें तो आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट निकाल सकते हैं। दैट इज मोल्स पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड। सो अब इसमें n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपका n यहां 2 है, सो पुट द वैल्यू ऑफ n एज 2, तो दिस विल बी 1 माइनस 2 पर सेकेंड। सो मोल पर लीटर 1 माइनस 2 इज -1 पर सेकेंड। सो -1 इज इनवर्ट। तो इसको क्या करोगे आप, दिस विल बिकम मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो इन ये ऑप्शन कहां है, दिस ऑप्शन इज पर मोल लीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू इवेल्युएट द ऑर्डर यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप ऑफ द प्लॉट ऑफ लॉग ए वर्सेस टाइम इज। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का,
तो यहाँ पे अगर हम नेचुरल लॉग या दूसरा लॉग ले ले, नॉर्मल लॉग, और टाइम के साथ अगर हम इसका प्लॉट करें तो दिस प्लॉट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या बनता है? ये जो है दिस स्लोप इज, अभी हम देखेंगे, दिस इज माइनस के। तो इनमें से क्या है? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप, हमें स्लोप बताना, स्लोप क्या है आपके फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का, तो वो इसमें है आपका माइनस के। क्यों? क्योंकि इक्वेशन इज log of concentration of A to the natural log of concentration of A initial minus KT. So this equation seems to be like this, y is equal to mx plus c, which is straight line equation. तो यहां पे आपका स्लोप क्या रहेगा? माइनस के। जैसे स्लोप अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो इसलिए आपका ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है जिसमें माइनस के इज द स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज असर्शन रीजन बेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमें असर्शन का पता होता है या रीजन का पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो आप थोड़ा सा समझ लें इसके बारे में। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन H2 plus Br2 gives 2HBr appears to be 2। ओके, इन्होंने बता दिया कि वो 2 दिखती है। 2 molecules of the reactants are involved in the balanced chemical equation। तो इसका आंसर है ए, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो आपका मॉलिक्यूलरिटी होता है वो एक एलिमेंट्री स्टेप के लिए होता है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में जो कोलाइड कर रहे हैं। तो इसमें कितने कोलाइड कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, तो ये 2 है। लेकिन क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का? तो 2 molecules of the reactants are involved in the balanced chemical equation, वो तो हमें सिर्फ 2 दिखा है, लेकिन उससे क्या वो रीजन एक्सप्लेन कर पा रहा है ये असर्शन को? नहीं। तो दैट इज वाई द आंसर इज बी। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि क्या ये एलिमेंट्री इक्वेशन है, क्या ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, कुछ इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जस्ट ये है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्वड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किस इक्वेशन की बात कर रहा है? इस रिएक्शन की कर रहा है या इन जनरल बता रहा है? तो इसलिए असर्शन और रीजन करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, बहुत इंपॉर्टेंट, इन एसिड मीडियम। तो एसिड मीडियम में जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं अलॉन्ग विद वी ऐड वाटर आल्सो, इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जहां भी वर्ड पूरे साइंस में सीडो यूज होगा, सूडो और सीडो, दिस इज फॉल्स। सो फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और यू कैन से विच अपियर्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या रीजन है? वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट है, एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट। तो डेफिनेटली जब आप वाटर लार्ज क्वांटिटी में लेते हो एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस में, तो उस टाइम पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन मैटर नहीं करती रेट ऑफ रिएक्शन में। तो इसलिए ए इज द ऑप्शन, मीन्स बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ट्रू, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन भी दिखा दिया है किस तरह से होता है। एंड रेट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली द एस्टर, नॉट ऑन water, since water is used does not change। ठीक है, thus it behaves first order or pseudo first order reaction। then the rate of reaction increases with increase in temperature। rate of reaction क्या temperature के बढ़ने से बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। the number of effective collisions increases with increase in temperature। बिल्कुल, जब आप temperature provide करते हो, heat करते हो किसी भी मिक्सचर को, रिएक्टिंग मिक्सचर को, तो क्या होता है उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे गॉट काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण द चांसेस ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंट कंपाउंड्स और फॉर्मिंग द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो इसलिए ए इज द आंसर, एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन, आई नीड नॉट टू रीड। तो वो चीज़ आपको समझाई दी है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। Now comes the conceptual question. These are generally 2-mark question like this. Calculate overall order of the reaction which has following expression.
ये एक्सप्रेशन दी गई है हमें, एंड वी नीड टू इवेल्युएट और वी नीड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमेशा याद रखिए क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका जो पावर्स होती हैं, एक्सपोनेंशियल पावर्स ऊपर जो किसी भी रिएक्टिंग स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन पे होती है, उनको ऐड करना है। 1/2 प्लस 3/2, that will be 4/2. So order of reaction will be 2. If for example this came out to be K rate is equal to K A raised to power 3 B raised to power 0 or 1, let's take an example. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 + 1 4. It can be 0.5. अगर ये 0.5 होता, b का पावर 0.5 होता, देन इट वुड हैव बीन 3.5. ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल। तो आपको इसके पावर्स को ऐड करना, और ये पावर्स हमें कहाँ से मिलती है? एक्सपेरिमेंटली। हम नॉर्मली जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिखते हैं वही नहीं, एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस होती है। Now the next question is what is the effect of temperature on the rate constant of a reaction? Temperature का क्या इफेक्ट रहता है rate constant पे? So the rate constant of a reaction increases with increase in temperature. तो ध्यान दो कि ये टेम्परेचर और रेट का रिलेशन सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार आया है, और इसी तरह से आपके जो आगे क्वेश्चंस आप देखोगे न्यूमेरिकल्स, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा आते हैं। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें क्या चीज़ें नोट रखनी है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करना, जैसे अभी बताया। उसके बाद टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का क्या रिलेशन है। देन आपका इसमें रहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कुछ शॉर्ट में आपको ऐसे अलग से क्वेश्चन भी दिए हैं जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सीबीएसई ज़रूरी नहीं है कि हर बार रिपीट ही करेगा। सो generally for a chemical reaction the rate constant becomes nearly double for every 10 degree rise, जो हमने पहले ही MCQ में देख लिया। This is explained by this equation. So increasing temperature, fraction of molecules having energy greater than activation energy increases, ठीक है, T increases the fraction. तो जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करते हो तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो आगे जाके प्रोडक्ट बनाएंगे, कोलाइड करेंगे, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि एक कमरे में अगर आपने बच्चों को बिठा के रखा है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं उनको कुछ देना शुरू कर दूँ खाने के लिए, कुछ ऐसे छोटे बच्चे जो हैं टॉफीज चॉकलेट्स देना शुरू कर दूँ, तो दे विल बी हैविंग मोर मूवमेंट, मोर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विल बी रनिंग टूवर्ड्स दैट गिफ्ट, वो ज़्यादा भागेंगे कि हमें ये चीज़ मिले। तो वैसे ही टेम्परेचर जैसे ही मॉलिक्यूल्स को मिलता है तो ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स उठ के प्रोडक्ट वाली साइड जाना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट कोलाइडिंग, दे स्टार्ट कंपीटिंग। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय रेट ऑफ ए रिएक्शन? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। तो रेट को अगर हम समझे तो रेट क्या है आपका? फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ रिएक्शन A plus B, or you can say A plus B gives C. C is product. So I would say 2A plus B gives product. तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, और यू कैन से रेट किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू -1/2 dA और डेल्टा A, यू कैन से डेल्टा A बाय डेल्टा T। कितने टाइम में A की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, A की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है टू इट्स रेसिप्रोकल ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये जो माइनस है दिस इज फॉर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो, और ये साइन कन्वेंशन ये हम माइनस इसलिए लगाते हैं रिएक्टेंट्स के साथ ताकि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स पॉजिटिव, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट्स का निकालोगे वो पॉजिटिव आएगा और रिएक्टेंट की साइड से निकालोगे नेगेटिव आएगा, तो एक ही रिएक्शन के रेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए हम रिएक्टेंट्स का नेगेटिव पहले ही लगा देते हैं। तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो रेट ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए नेगेटिव लगाते हैं हम यहाँ पे, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए कॉन्सेंट्रेशन में। ये हो गया।
या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा बी बाय डेल्टा टी माइनस दिस इज ऑल्सो रेट, और आई कैन से डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। विद टाइम किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन इनकी बी सी ए की चेंज हो रही है। रिएक्टेंट्स की डिक्रीज होती है कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम, डिक्रीज विद टाइम, एंड प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है विद टाइम, इंक्रीज विद टाइम। क्लियर? तो ये रहेगा आपका, ये दिस इज द इक्वेशन एंड फॉर्मूला। So next question is how are order and molecularity different for complex reactions? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डिफरेंसेस में पूछ लेते हैं। So order क्या है? It is a sum of powers of concentration terms in the rate law। जो हमने rate law लिखा था पहले भी, उसमें जो हम पीछे देख चुके हैं कि 1/2 और 3/2 करके दिया था, वो एक rate law की इक्वेशन है। R is equal to, this is rate law equation, a raised to power 1 b raised to power 2, दिस इज रेट लॉ इक्वेशन। तो इस रेट लॉ में जिन पावर से वो रेज्ड हैं उनका सम इज ऑर्डर। इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस किया जाता है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन से रेट इफेक्ट हो रहा है, वही उसकी पावर्स रहती हैं। एंड अप्लाइज टू ओवरऑल रिएक्शन, पूरे रिएक्शन पे अप्लाई होता है। इट कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल, ऑर्डर कैन बी जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होता है और फ्रैक्शनल भी होता है। Whereas molecularity, it is the number of reacting species, atoms, ions or molecules taking part in elementary reaction। बिल्कुल सिंपल सा elementary step of reaction में कितने molecules आपस में collide कर रहे हैं, वो molecularity of reaction होता है, लेकिन order वो नहीं होता। It is theoretical concept, तो जनरली ये theoretical concept है, सिर्फ एक elementary step पे अगर आप अप्लाई करो तो वही लगता है, अदरवाइज दिस इज hypothetical theoretical concept। कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल, ये जीरो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जीरो मॉलिक्यूल तो कुछ हुआ ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और आधा मॉलिक्यूल 1/2 मॉलिक्यूल वैसा कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए ऑर्डर हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलैरिटी तो हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर बताते हैं कि वो कितने कोलाइड कर रहे हैं, तो इसलिए जीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये एग्जिस्ट नहीं करता। ऑर्डर आपका सिर्फ नंबर पे डिपेंडिंग है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, वो सब रहता है उसमें, तभी वो एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस होता है। नाउ कम्स द न्यूमेरिकल, जो इसमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जर्नली बच्चे इसी में मिस्टेक्स करते हैं। सो क्वेश्चन इज एट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है? रिमेंबर के इज रेट कांस्टेंट, कितना है? 2 × 10⁻³ पर सेकेंड। How long will 6 gram of the reactant take to reduce 2 gram? तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं A0 बोलूं रिएक्टेंट की, दैट इज कितना है? 6 ग्राम। अमाउंट बोलूं या कॉन्सेंट्रेशन बोलूं, और AT विद टाइम वो कितना हो गया? 2 ग्राम। नाउ मुझे बोला क्या उन्होंने? हाउ लॉन्ग, आई नीड टू फाइंड टाइम, कितना टाइम लगेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? और रिमेंबर ये चीज करना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। तो क्या रहेगा आपका? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इसके बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, A/A-x की, पहले कितना था फिर कितना रिड्यूस हुआ, वो अभी हम आगे यूज करेंगे। तो K इज इक्वल टू, अब हमें निकालना टाइम, तो आई कैन राइट T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K कितना है हमें गिवन? 2 × 10⁻³ लॉग ऑफ A0 इज 6 बाय AT इज 2, तो 6/2 इज 3, और यू कैन से कि log 6 - log 2, तो बात वही आ जाएगी। 2.303, this will become, okay, I will do stepwise, into 10⁻³ by 2 log 3. So we are not given any log. I guess I skipped the value. T is equal to, now it will be 2303 by 2. Log 3 is approximately 4.7, I guess.
0.477 समथिंग लाइक दिस। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो t विल कम आउट टू बी 549.4 सेकेंड्स। बस इसी की कैलकुलेशन है, इसको 2 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई बाय 0.477 log 3 की वैल्यू। सो बहुत इजी है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन वी आर गिवन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। तो अब हमें टाइम निकालना था, वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके। और एक चीज हमेशा याद रखना, ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज, रेडियो एक्टिव डिकेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमेशा याद रखना। अगर कभी ना भी मेंशन हो तो यू नीड टू यूज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके इज ऑफ C14 इज 6930। तो हाफ लाइफ कितना है कार्बन 14 का? 6930 ईयर्स। An archaeological artifact containing wood had only 75% of the carbon 14 found in the living tree। अब एक कोई ऐसी कोई चीज थी जिसपे ये देखना चाहते थे, आर्कियोलॉजिकल चीज थी वुड की, जिसमें हमें पता है कि 75% आपका C14 मिला है, मतलब जिसमें मिला है। तो आपको मिला कितना? 75% ऑफ C14, हमें कार्बन 14 75% मिला। फाइंड द एज ऑफ द सैंपल। अब एज क्या है, हमें क्या निकालना है? हमें टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वी विल कैलकुलेट के। वो किस तरह से? T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ फॉर्मूले हैं जिनको याद कर लो, अदरवाइज नॉर्मल क्लास में जब रेगुलर बेसिस पे होगा तो उसमें समझाया भी जाएगा कैसे आ रहा है। क्लियर? तो इसमें क्या रहेगा आपका? अब आपको के निकालना, तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 6, कितने ईयर्स हैं? 6930। तो दिस इज के इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁴। अगर आप इसको काटोगे, क्योंकि 1000 ये है, एक जीरो कट जाएगा उससे, 10 से वो कटेगा एंड इट विल बी 1 × 10⁻⁻⁴ पर ईयर। ठीक है, क्योंकि ये एयर नीचे था इसलिए पर ईयर रहेगा इसका के का। अब ये निकल गया के हमारे पास। हमें क्या निकालना है? टाइम। तो वही वाला फॉर्मूला जो पहले अभी किया, तो क्या था वो? अब मैं उसको डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, 2.303 अपॉन के लॉग A0 बाय 80। तो अभी इसमें वैल्यूज पुट करो, 2.303 अपॉन के की वैल्यू क्या है? 1 × 10⁻⁻⁴ लॉग। अब हमें गिवन कितना, इनिशियल कितना है? देखो 75% मिला है, तो परसेंट मींस 100 में से, तो इनिशियली 100 होगा, मिला कितना? 75, 100। क्लियर? डिवाइडेड बाय हमें कितना मिला है? 75। ओके, सो अब इसमें क्या होगा? आप इसको काट सकते हैं, 25 3 25 4। तो नाउ दिस विल बी 2.303 अपॉन 1 × 10⁻⁻⁴ log 4 माइनस log 3, क्योंकि log m/n इज log m माइनस log n। तो इसको सॉल्व करो। log 4 की वैल्यू वी आर गिवन दिस, log 3 की वैल्यू वी आर गिवन दिस। तो हम बहुत इजली इसको यहाँ पे डाल के निकाल सकते हैं। द आंसर विल बी t इज इक्वल टू 2878.75 ईयर्स। क्लियर? ये बड़े ध्यान से रखना, क्योंकि उन्होंने फाउंड बोला है, इट्स नॉट रिमेनिंग, फाउंड। तो इसलिए उतना हमें मिला है। रिमेनिंग मतलब उसमें से माइनस नहीं करना हमें कि हमें रिमेनिंग कितना बचा है, कि 100 में से 75 माइनस किए तो 25, वैसा नहीं है। 75 मिला है, तो नीचे आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 75%।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 77 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन। अब अगर इन्होंने हाफ लाइफ डायरेक्ट नहीं लिखा, इन्होंने बोला 50% कंप्लीशन, तो हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाना चाहिए दिस इज हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ जो है वो टाइम पीरियड कितना है, 77.78 मिनट्स। ओके, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 30% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। 30% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? ओके, लेट्स फाइंड। तो टी हाफ लाइफ का क्या रहता है हमारा फॉर्मूला, मैं इसको डायरेक्ट के से करता हूं। के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी 1/2। टी 1/2 यहां था तो मैंने वहां कर दिया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहां पे मेंशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो दिस इज द फॉर्मूला वी नीड टू यूज। तो के कैलकुलेट करेंगे तो के क्या आएगा, 0.693 अपॉन टी 1/2 इज 77.78। तो कितनी वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेटली 0.0089 पर मिनट। दिस इज के, ये के है। अब हमें के मिल गया, व्हाट वी नीड टू फाइंड इज कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड। तो टाइम निकालने के लिए हमें नॉर्मल रेट रिएक्शन वाले इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। 2.303 अपॉन टी लॉग A0/80। क्लियर? तो इसका क्या रहेगा, टी को यहां ले जाओ, 2.303, के कितना है 0.00089 लॉग ऑफ, इन्होंने क्या बोला 30% कंप्लीशन के लिए कितना लगेगा। तो लॉग 30% मतलब 100 डिवाइडेड बाय आपका क्या रहेगा 30% कंप्लीशन, तो 100 माइनस 30 ही हुआ। तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 2.303 अपॉन 0.08089 लॉग, दिस विल बी 100 अपॉन 70, तो दैट विल बी 10 अपॉन 7। तो दिस विल बी, इसको कैसे लिखोगे, 2.303 अपॉन 0.0089 लॉग 10, दैट इज 1 माइनस लॉग 7। अब यहां पे क्या क्या गिवन है, गिवन लॉग 10 1 है और लॉग 7 की वैल्यू ये है 1 माइनस 0.840। तो अगर हम ये करेंगे तो वी विल गेट द आंसर, क्या रहेगा आपका आंसर, टी इज इक्वल टू 40.1 मिनट्स। तो ध्यान दो कि सीबीएसई ने बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा है, तो ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। क्लियर? अगेन फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट दिस, नाउ के इज गिवन -3 per second. How long will 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 6 ग्राम? तो वही हमारे पास इनिशियल दिया हुआ कितना है 5 ग्राम और फाइनल कितना है 3 ग्राम। ये हमने पहला क्वेश्चन भी इसी तरह से किया था। तो क्या था इसमें, अभी हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A0/80। तो कितना होगा 2.303 अपॉन के की वैल्यू क्या है, वी आर गिवन 1 इंटू 10⁻³ लॉग A0 इज 5 अपॉन 3। तो बस इसी को सॉल्व करें तो हमारा आंसर, इसको ऊपर ले जाओ, कितना रहेगा, दिस विल बी 2303। करेक्ट? यस, लॉग 5 माइनस लॉग 3। लॉग m/n बार बार यूज कर रहा हूं तो इसलिए याद रखो इसको, लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। कुछ और भी फॉर्मूला, लॉग m इंटू n इज इक्वल टू, अगर ये होल में हो तो लॉग m प्लस लॉग n। अगर आपके पास हो लॉग m रेज टू पावर n, m की पावर n है तो दैट विल बी n लॉग m। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूला हैं, कुछ ऐसी सिंपल से लॉग के बेसिक फार्मूलाज हैं जिसको याद रखना। ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी कहीं भी यूज़ होंगी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, log 5 और log 3 की वैल्यू जनरली दी होगी, तो
उससे अगर आप सॉल्व करोगे ये 4.77 होगा, ये 0.5 इज 0.6, तो दैट विल कम आउट टू बी 511 सेकेंड। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो यही थे अभी तक के PYQs, जिस तरह से आए हैं उसी बेसिस पे अब हमने कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए और कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है कि वैसे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको, फॉर अ रिएक्शन R इज कन्वर्टेड इनटू P, द प्लॉट log R वर्सेस टाइम। टाइम के साथ R की कॉन्सेंट्रेशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद ए नेगेटिव स्लोप, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, आपका क्या रहेगा? ये हमने पहले ही देखा कि जब हमें लॉग की कॉन्सेंट्रेशन, नेचुरल लॉग या लॉग की कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के साथ हम ग्राफ बनाते हैं, तो अगर वो नेगेटिव स्लोप आता है, जो स्लोप क्या है? -k, तो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? ये याद रखने हैं, कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, या आपको नॉर्मल जाए फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है तो आई हैव एक्सप्लेन, तो ये जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये सिंपल से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। द रेट कांस्टेंट K ऑफ रिएक्शन इज 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ पर मोल लीटर पर सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। अब देखो यहाँ पे अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो हम इस वैल्यू पे ही घूम के रह जाएंगे कि वैल्यू दी है तो कैसे फाइंड करेंगे। आपको इस वैल्यू से कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए डाली है। आपको यूनिट देखनी है, तो यूनिट का क्या फॉर्मूला था? मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। ये एक जर्नल फॉर्मूला है, इसको याद रखो और बस लगा दो। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा टाइम हो तो आप इसमें 1 की वैल्यू और 2 की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसमें करूं, मेरे को दिया गया पर मोल, तो जनरली ये सेकंड ऑर्डर बनेगा, तो अगर 2 वैल्यू पुट करता हूं तो क्या बन जाएगा? ये मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर मैं n को 2 लेता हूं तो देयरफॉर द आंसर इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आप इसमें अलग अलग वैल्यूज पुट करके एक बार चेक कर सकते हो कि ये क्या आएगा। इट विल हार्डली टेक 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड्स, आपका आंसर उसी टाइम आपके पास है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मैं बार बार अपनी हर वीडियो में यही एम्फसाइज करता हूँ कि स्टूडेंट्स में गलती क्या होती है कि हम, और ये मैंने अपने एक टाइम पे, मेरा आई गेस एक क्वेश्चन रह गया था, इट वॉज नॉट इन CBSE, समवेयर एल्स आई वॉज गिविंग एन एग्जाम, तो वहां पे मैंने यही किया था कि क्वेश्चन को आधा पढ़ा और उसके नीचे नॉट लिखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा है, सीधे कर दिया, मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ा और उसके बाद नीचे वाला कर दिया ऑप्शन। तो वो घर आके पता लगा कि भैया कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़े, दिमाग को बिल्कुल खोल के। CBSE बोर्ड का एग्जाम आया तो वो आपको टेस्ट कर रहा है कि आप किस लेवल के हो, और अपना लेवल हमें दिखाना है। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करो, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आप मुझे और यूट्यूब को मोटिवेट करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द अर्हेनियस इक्वेशन, ये हमने पहले ही देखी थी, K is equal to AE raised to power minus EA by RT, the factor E raised to power exponent raised to power minus EA by RT corresponds to, क्या बताता है ये? The frequency of collision, the fraction of molecules having energy equal to greater than the activation energy, the activation energy threshold, or the total number of effective collisions। तो देखो frequency of collisions तो ये नहीं बताता, collision frequency जनरली हमारी रहती है A, कुछ जगहों पे हम इसको Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपका एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड, ये तो बिल्कुल नहीं बताता। द टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे बात होती है फ्रैक्शन की, सो E रेज टू पावर, यहां मेंशन किया, E रेज टू पावर माइनस EA बाय RT इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, कि उस एक्टिवेशन एनर्जी पे पहुंच गए हैं कि वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वही कोलिजन कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज नथिंग बट ए फ्रैक्शन, रिमेंबर। और अभी तो अगर आप इसको और एडवांस आई गेस जेई वगैरह में भी हम इस तरह से बताते हैं कि यहाँ पे आपका ए ही नहीं रहता, इसके साथ एक और फैक्टर P जुड़ जाता है जिसको स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं।
क्योंकि अलोन सिर्फ कोलिजन्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ही नहीं देखी जाती, कितना स्टेरिक हिंड्रेंस है उसमें वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो P इंटू ए ई रेज टू पावर माइनस ई बाई आर टी रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, दिस इज द फ्रैक्शन। Next is assertion reason. Order of a reaction can be zero or fractional, but molecularity cannot be zero or fractional. बिल्कुल सही, अभी पढ़ा, स्टार्टिंग में ही पढ़ा। मॉलिक्यूलैरिटी, और दोबारा से पूछ रहा हूँ, मॉलिक्यूलैरिटी क्यों जीरो और फ्रैक्शनल नहीं होती? आंसर करो कमेंट में कि क्यों नहीं होती, सो दैट मुझे भी पता लगे आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। अभी पढ़ा है, देखता हूँ कितना आप ग्रैस्प कर चुके हो, और इसका आंसर कमेंट में करो, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। मॉलिक्यूलैरिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ ए रिएक्शन विच मस्ट बी होल इंटीजर। दिया हुआ है बट स्टिल यू हैव टू आंसर। तो बिल्कुल आंसर इसका ए है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो मैं इसको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपका काम है मुझे बताना कि क्यों ये, यहाँ पे तो इन्होंने लिखा है होल नंबर, लेकिन क्या मतलब है वो मैं पहले बता चुका हूँ। अगर नहीं है तो दोबारा से जाकर पीछे से देखो, मुझे आंसर करो कमेंट में। Why are reactions of higher molecularity more than 3 very rare? ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरा है डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंस भी सीबीएसई बोर्ड पूछता है। तो रिएक्शन रेट, व्हाई आर रिएक्शंस ऑफ हायर मॉलिक्यूलैरिटी, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलैरिटी क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक तो मॉलिक्यूलैरिटी हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, दूसरा ये एलिमेंट्री स्टेप के लिए बड़ा बेसिक सा स्टेप होना चाहिए। अब जहां पे 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, क्या वो बेसिक स्टेप रहा? और दूसरी बात ये है, 3 मॉलिक्यूल्स का कोलिजन इन ए परफेक्ट ओरिएंटेशन इज वेरी रेयर। 3 मॉलिक्यूल्स आए और बिल्कुल परफेक्टली वो कोलाइड कर रहे हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस, बिल्कुल परफेक्ट ओरिएंटेशन में आके कोलाइड करें, दैट इज वेरी रेयर चांस। इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी मोर देन 3 या 3 से ऊपर होना बहुत मुश्किल है। सो आंसर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट एनर्जी इज एक्सट्रीमली लो। अब बोलोगे 3 4 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल आके कोलाइड कर रहे हैं एक साथ और वो बिल्कुल प्रोडक्ट बना देंगे, दैट इज वेरी रेयर चांस। एवरेज रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर अ फाइनाइट टाइम इंटरवल। जैसे 10 ग्राम था 5 ग्राम हो गया 5 सेकेंड से, मतलब 10 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में, मतलब 5 सेकेंड में वो 10 ग्राम से 5 ग्राम हो गया। तो ओवर कुछ बड़ी कॉन्सेंट्रेशन ओवर अ फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या हुआ? इसको हम रिप्रेजेंट इससे करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट हुआ बिल्कुल ऑन स्पॉट, उसी टाइम पे, बिल्कुल वेरी इन्फेंटेसिमली स्मॉल चेंज। सो रेट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस रेट रहता है, जिसको dr/dt कहते हैं। तो बिल्कुल स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन चेंज 0.001 माइनस 0.0001, तो बिल्कुल छोटी सी चेंज, या उसके बिल्कुल साथ में जो हो रही है 0.001 और 0.0012, इस तरह की चेंज जो होंगी दैट इज इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में, dt टाइम है। दिस इज ओवर ए फाइनाइट टाइम इंटरवल, कुछ बड़ा टाइम इंटरवल। क्लियर? नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर कि इस तरह का क्वेश्चन आपको इस बार बोर्ड में आ सकता है। तो अगर हम 99% और यहाँ पे हम करें 90%, इन दोनों का देखना है हमने रिलेशन की, क्या आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, याद रखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टाइम रिक्वायर्ड 99 के लिए है वो ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड 90 के लिए है, इसका दुगना है। तो लेट्स सी, तो टाइम का क्या है हमारा फॉर्मूला? t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 100 अपॉन 99%, तो 100 माइनस 99 दैट इज 1। तो मैं इसको डायरेक्टली 1 लिख रहा हूँ सो दैट कि इजी हो जाए स्टेप। तो ये हो गया 1, दिस इज बिकॉज मैं यहाँ बता देता हूँ 100 माइनस 99। क्लियर?
तो अब क्या रहेगा, ये है T99%, तो T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, हमें इसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें दोनों को कंपेयर करना है। 100/1 इज 100, दैट इज 10⁻²। तो अभी हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी, लॉग m⁻n इज n log m, तो क्या हो गया, T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, मैं इसको इस तरह से कर देता हूं, 2 को बाहर निकाल देता हूं, log 10, मतलब 2 log 10 आना था, 2 को बाहर रखा। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं। T इज इक्वल टू T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 90%, तो 100 इनिशियल होगा, 100 माइनस 90 इज 10, 100 माइनस 90, तो ये 10 आ गया। अब कितना होगा, दैट इज 10/1, तो T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 इज 1, तो मैं इसको इंटू 1 कर देता हूं, तो वही रहा। अब अगर मैं इसको करूं T99% बाय T90%, इन दोनों का कंपैरिजन करना ना कि वो ट्वाइस है कि नहीं, तो T99% कितना है, 2 इंटू 2.303 अपॉन के लॉग 10 इज 1, log 10 इज 1, तो इसको मैं इतना ही रखूंगा, मल्टीप्लाई 1 ही हो गया। और यहां पे क्या है, 2.303 90 का अपॉन के, तो आपका क्या हो गया, T99% इज इक्वल टू ट्वाइस T90%। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल क्लियरली इसको बहुत ही इजी वे में इजीली कर लिया कि 99% है तो 100/100 माइनस 99, इनिशियल तो 100 ही होगा, परसेंटेज है, तो बस उससे हमने इसमें किसी की वैल्यू नहीं पुट की कि के की वैल्यू हमें चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि के दोनों साइड से कट जाएगा, रेट कांस्टेंट एक रिएक्शन का तो सेम ही रहेगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या, रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन एट 300 केल्विन एंड 310 केल्विन, दो डिफरेंट टेम्परेचर दिए हैं, T1 इज 300 केल्विन और T2 क्या दिया है हमें, 310 केल्विन। आर रेट कांस्टेंट दिए हैं हमें, तो ये हो गया K1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड एंड K2 इज 4 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ये हमें दो दे दिए हैं इन्होंने रेट कांस्टेंट, एक ये गिवन है, दूसरा ये गिवन है, और उनके उस टेम्परेचर पे रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको EA बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। गिवन हमें R दिया है और लॉग की वैल्यू दे दी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, अगर हमें दो रिएक्शंस को कंपेयर करना है, log K2 अपॉन K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। तो ये इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 माइनस और सॉरी T1 T2, क्लियर, ये रहेगा। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, हमें निकालना क्या, EA, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले तो यहाँ पे कर ले log K2/K1, log ऑफ K2 कितना है, 4 इंटू 10⁻³ अपॉन log K1 कितना है, 4 इंटू 2 इंटू 10⁻³ ये तो कट जाएगा आपस में, 2 हो गया। दिस इज EA अपॉन 2.303 इंटू R की वैल्यू हमें गिवन है 8.314। अब इसमें T2 कितना है, 310 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू
310, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया 10, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करो, ई को एक साइड पे रखो, ये सबको एक तरफ लेते हो। log 2 की वैल्यू तो हमें गिवन है 0.3010 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314, यहाँ पे कितना 10 अपॉन मल्टीप्लाई दिस 3 3 9, तो ये रहेगा आपका, इसको काट लो तो 1/9300। तो मल्टीप्लाई यहाँ करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ई ए को यहाँ पे रखो, बाकी सबको एक जगह एक साइड पे ले जाओ, यू विल गेट द वैल्यू 53 पॉइंट ई ए इज इक्वल टू 53.6 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका इससे आता है, log k इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब डिफरेंट टेम्परेचर होगा तो दो डिफरेंट T1 T2, और वैसे ही K1 K2 होगा तो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। तो ये जनरली रहता है हमारी, अभी इस टाइम पे इसकी डेरिवेशन पे ध्यान ना देके इसको ध्यान दिया जाए कि ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, एंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट। इस टाइम पे डेरिवेशन सिर्फ वही ध्यान रखो, जनरली डेरिवेशन केमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाएगी, फिजिक्स वगैरह हो तो फिर भी आए, यहाँ पे नहीं आती, तो फार्मूला पे ध्यान रख के करो। अच्छा, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड होगा जहाँ पे आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, इतने भी नहीं कि जो आप कर ना पाओ, लेकिन आपके पास एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक बनेगा जिसको अगर आप एक बार पूरा करके जाओगे टिल योर केमिस्ट्री एंड सिलेबस, तो आपको आई गारंटी 95 और 90 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 30 मिनट्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना है? 30 मिनट्स। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, तो याद करो रेट कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला, 0.693 अपॉन T1/2। तो आपका रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो कितना होगा T1/2 जो है हमें गिवन है 0.693 अपॉन 30, तो इसको करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, के विल बी 0.0231 पर मिनट। आपको इसमें सेकंड में भी कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अनटिल एंड अनलेस दे आस्क फॉर, जनरली वो इस तरह की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन देते नहीं। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ अ रिएक्टेंट दैट रिमेन्स आफ्टर 90 मिनट्स। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 90 मिनट्स के बाद T-90 मिनट्स के बाद कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे। इसमें के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हाफ लाइफ कितना है 30, तो 90 मिनट तक कितनी हाफ लाइफ होंगी, वी नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स किसके बराबर होता है, आपका जो टाइम गिवन है 90 अपॉन हाफ लाइफ जो गिवन है आपको 30, तो कितना हो गया 3। तो इसको आप n से भी डिनोट करते हो, n इज इक्वल टू 3, मतलब 3 हाफ लाइफ 90 मिनट में इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए 3 हाफ लाइफ हो जाएंगी, ठीक है। अब 3 हाफ लाइफ हो जाएंगी तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, 1/2 रेज टू पावर n, दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्या रहेंगे आपके, रिमेन, बचेंगे, रिमेनिंग। तो इसका क्या आप इसमें पुट कर दो वैल्यू, n इज 3, तो दैट इज 1/8। तो इनिशियल के 1/8 ऑफ द फ्रैक्शन विल रिमेन, तो दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट आपको इस पूरे सीरीज में, आई मीन फिजिकल केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर में आता है, आई नो आपका 20th को फिजिक्स का एग्जाम है तो अभी कुछ बच्चे ना भी देख पा रहे हो इसको, तो जब एक बार देखोगे कोई भी डाउट आपको किसी भी चैप्टर में, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चाहे आपका
ये केमिकल काइनेटिक्स रहे, तो आप कमेंट में एक बार क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन टाइप लिख दें, आई विल डेफिनेटली आंसर। अगर कोई उस क्वेश्चन के अलावा भी कोई डाउट है जिसकी समझ नहीं है, जो यहाँ पे कवर नहीं हुआ, आप उसके बारे में भी कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट दैट यू विल मेंशन इन द कमेंट, और अगली वीडियो में उसी पे बनाऊंगा जो उसके बाद आएगी। तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम इनऑर्गेनिक शुरू करेंगे और उसके बाद ऑर्गेनिक। तो बहुत जल्द हम पूरी केमिस्ट्री को ख़त्म करने वाले हैं। थैंक यू, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।